तो नेक्स्ट लेक्चर अभी शुरू करते हैं। पिछली जो क्लास रही थी उसके अंदर में मैंने आप लोगों से बात करी थी कि क्या हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और क्या रिफ्रैक्शन होता है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसी चीज़ के अंदर में मैंने कुछ आप लोगों को बताया था कि इनके एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे एपरेंट डेप्थ हो गया या फिर रियल डेप्थ हो गया, वो कैलकुलेट करनी, या पेंसिल आप लोगों ने देखी थी कि वो मुड़ी हुई दिखाई देती है तो कितनी हाइट तक वो आप लोगों को मुड़ी दिखाई देगी। ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर में देखी थी। अब उसके ऊपर में एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आप लोगों के साथ में सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहला जो मेरे पास में न्यूमेरिकल बनता है वो उसके अंदर में क्वेश्चन ये गिवन है कि आपको इसके अंदर में स्पीड और वेवलेंथ दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। स्पीड और वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसके अंदर में करना है कैलकुलेट, ये आपको ग्लास के अंदर में कैलकुलेट करनी है। फिर आपको ये सेम चीज़ एयर के अंदर में भी कैलकुलेट करनी है। जबकि ये बोला गया है कि जो लाइट है, जो लाइट वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो आप लोग को दी गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी मैंने अगर आप लोग को ध्यान हो तो पिछली क्लास में बताया था कि ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कि कांस्टेंट बना रहता है, ये चेंज नहीं होता है अगर आप मीडियम टू मीडियम इसके साथ में वेरी करवाओगे तो भी। तो ये गिवन है मेरे पास में 6 × 10⁻14 हर्ट्स इसकी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। साथ ही साथ आपको दिया गया है गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू, दैट विल बी इक्वल टू 1.5। चलिए अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला इसके अंदर आप लोगों से पूछा गिलास के अंदर में क्या इसकी स्पीड रहेगी और क्या इसकी वेवलेंथ रहेगी। तो आप लोगों को जानकारी है कि जो हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला मेरे पास में क्या होता है कि जो भी मेरे पास में मीडियम है वो यानी कि ग्लास, और जो भी मेरे पास में मीडियम दूसरा यानी कि एयर के साथ में हम कंपैरिजन में लेके चलते हैं, तो जो ये स्पीड या वेलोसिटी जो हमें दी गई होती है वो वैक्यूम की दी गई होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर में मेरे पास में जो वेलोसिटी लाइट की रहती है एयर के अंदर में, दैट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। भाई आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला गया था कि जो भी आपको वेलोसिटी निकालनी है उसका कंपैरिजन करते हैं, यानी कि जिसमें मीडियम के अंदर में जो वेलोसिटी है उसको हमें कंपैरिजन करवाना पड़ता है वैक्यूम के साथ में, यानी कि जो भी वेलोसिटी आपकी वैक्यूम के अंदर में, तो वैक्यूम जो हमारे पास में कंपैरेटिवली क्या होता है उसके अंदर में जो हमारी फ्लाइट है या फिर उसकी स्पीड है वो ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर आप लोग इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा, और साथ ही साथ जो मेरे पास में Vg मुझे कैलकुलेट करनी है, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। ये जो भी हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आते हैं ना वो किसी ना किसी के साथ कंपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसने कंपेयर किया हुआ था वैक्यूम के साथ में। तो अगर डायरेक्टली आपको ये दिया गया है म्यू इक्वल टू 1.5 दिया गया है, तो आपको डायरेक्टली कंक्लूड करना है कि ये किसके साथ में कंपेयर है, ये वैक्यूम के साथ में कंपैरिजन में। अगर ये आपका वाटर के साथ में कंपैरिजन होता है तो अलग वैल्यू आती है मेरे पास में, एयर के साथ में इसने कंपेयर किया है तो यहाँ पर आपके पास में 1.5 आया। अब यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हैं, म्यू मेरे को Vg निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू Vg 3 × 10⁸8 डिवाइडेड बाय 1.5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग के पास में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा लाइट के अंदर में, सॉरी लाइट की जो वेलोसिटी है वो किसके अंदर में आ जाएगी, गिलास के अंदर में आ जाएगी। अब आप खुद समझ पा रहे होंगे कि भाई लाइट की जो वेलोसिटी है मेरे पास में, जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे तो एयर के अंदर में 3 × 10⁸8 है, और यहाँ पर मेरे पास में इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है। भाई फ्रिक्वेंसी तो उस लाइट की वो सेम ही थी ना, 6 × 10⁻14 हर्ट्स मेरे पास में आ रही थी, लेकिन आप लोगों ने देखा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है। तो आप यहाँ पे कंफर्मली ये समझ सकते हैं कि अगर लाइट के इंटरफेस पर, मतलब दो सरफेसेस के इंटरफेस पर अगर लाइट कहीं पर भी इंसिडेंट होती है और दूसरे मीडियम के अंदर में अगर वो जा रही है तो उसकी स्पीड के अंदर में वेरिएशन जरूर आएगा, और वो चीज़ हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए। ठीक है, अब दूसरा इसके अंदर में क्या पूछा गया, वेवलेंथ के बारे में पूछा गया। तो वेवलेंथ का एक बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि अगर मेरे को c, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि लैम्बडा यानी कि जो उसकी वेवलेंथ है और दूसरा उसका फ्रीक्वेंसी। देखिए मैं फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखता हूँ, नॉर्मली आपको बुक के अंदर में कुछ इस तरह से वी टाइप का सिंबल भी मिलेगा, तो आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे एफ अगर यूज करते हैं, क्योंकि वी कई बार आप लोगों को वेलोसिटी से कंफ्यूज कर देगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी एफ या म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास में क्या निकालने के लिए बोला, लैम्बडा बोला इसने, यानी कि वेवलेंथ इसके निकालने के लिए बोली गई है। तो वेवलेंथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू c/f। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है अभी मेरे पास में, अभी आप लोगों ने निकाली है उस मीडियम के अंदर में, ग्लास के अंदर में, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁸8,
और जो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर में दैट इज 6 × 10⁻14 आप लोगों को दी गई है। तो ये कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट आंसर 3.3 × 10⁻7 मीटर, यानी कि इतनी उसकी वेवलेंथ आप लोगों को आंसर में मिलेगी। कब? जब आप इसको ग्लास के अंदर में पढ़ रहे होंगे, यानी कि ग्लास के अंदर में उस पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ जो है वो ये रहने वाली है, स्पीड जो है वो ये रहने वाली है। लेकिन अगर मैं इसको एयर के साथ में कंपेयर करूं, एयर के अंदर में निकालें, तो यहां पर आपके पास में पाओगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मेरे पास में, वो एयर के अंदर में क्या रहने वाली है, जो स्पीड मेरे पास में रहती है दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। साथ ही साथ ये आप लोग इसकी जो मेरे पास में वेलोसिटी थी वो कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वैक्यूम हो या फिर मेरे पास में एयर हो। लेकिन अगर मैं इसकी वेवलेंथ की बात करूं तो मैं इसको वेवलेंथ का यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर मैं इसको कंपेयर करवा दूंगा आप लोगों के लिए इजिली। तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ को आप कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा ए मेरे पास में क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू VA डिवाइडेड बाई V। भाई ये मेरे पास में क्या हो गया, या फिर F बोल दूं इसको, जो मेरे पास में वेलोसिटी इन एयर है और नीचे मेरे पास में फ्रीक्वेंसी है। तो आप इसके कैलकुलेशन करेंगे 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी वही जो मेरे पास में दोनों मीडियम के अंदर में सेम रहने वाली 10⁻14, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 5 × 10⁻7 मीटर। तो आप लोगों ने दोनों चीज़ों के अंदर में ये एक यहाँ पर सीखने की कोशिश करी होगी कि मेरे पास में जो वेवलेंथ थी यहाँ पर वो 3.3 थी, यहाँ पर जो वेवलेंथ आई है वो 5 × 10⁻7 है, लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर में जो फ्रीक्वेंसी थी वो मेरे पास में सेम बनी हुई थी, दैट विल बी इक्वल टू 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो आप लोग यहाँ से क्लैरिफाई कर पाएंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों ही केसेस के अंदर में हमारे पास में सेम रहने वाली है, चाहे कितने भी हम मीडियम उसके अंदर में यूज कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था कि अगर आपको रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे आप उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो वहां से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन चलता था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते थे कि मेरे पास में रियल डेप्थ क्या है और दूसरा मेरे पास में अपरेंट डेप्थ क्या है। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पिछली क्लास के अंदर में समझाया था और कहा था कि इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ के देख लेता हूं कि मेरे पास में एक जो टैंक है उसकी डेप्थ आप लोगों को गिवन है। मान लो ये मेरे पास में एक टैंक है जिसकी डेप्थ आप लोगों को गिवन है 4 मीटर, ये 4 मीटर गिवन है, और इसके अंदर में जो वाटर भरा हुआ है ये मेरे पास में वाटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को दिया गया है दैट विल बी इक्वल टू 4/3, ये मेरे को 4/3 दिया गया है। अब आप समझ पाए होंगे कि मैंने किसके साथ में इसको कंपेयर किया है। भाई जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम उसका वैक्यूम की वेलोसिटी के साथ में या एयर की वेलोसिटी के साथ में और जो मेरे पास में वाटर में क्या वेलोसिटी है उसके साथ में हम कंपैरिजन करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा था तो ये वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन 1 आ रही है। ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या हो गया कि जिस मीडियम को मैंने कंपेयर किया है किसके साथ में, एयर के साथ में, वो अपने आप में क्या है, डेंसर मीडियम है। यानी कि वाटर जो मेरे पास में है वो एक जो है उसका डेंसर मीडियम हो गया। फिर अब इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा क्या गया, इन्होंने कहा है कि भाई ये बताओ कि इसकी, अब इतना तो कंफर्म है कि भाई लाइट जो आएगी वो हमें इसकी जो बॉटम है इसको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगी। अब ये कितनी उठा हुआ दिखाई देगी, यानी कि इसकी मुझे ये अपरेंट डेप्थ निकालनी है। रियल डेप्थ मुझे पता है कितनी गिवन है, 4 मीटर गिवन है। तो क्या आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर में नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं जी। यहाँ पर फॉर्मूला आप लोगों को पता है, म्यू दैट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपरेंट डेप्थ। म्यू कितना गिवन है आप लोगों को, दैट इज गिवन एज 4/3 आप लोग गिवन है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं रियल डेप्थ मेरे को 4 गिवन है और अपरेंट डेप्थ मेरे को निकालनी है। इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं अभी अपरेंट डेप्थ को। तो यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू डी 4 × 3 डिवाइड बाई 4, यानी कि मेरे पास में क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर में ये नहीं पूछा था कि मेरे पास में कितनी डेप्थ पर वो दिख रहा है, उसने पूछा था कि बॉटम जो है मेरे क्वेश्चन के अंदर में ये था कि यहां से कितना ऊंचा उठाई देगा। भाई अगर आप ऊपर से देख रहे हैं और ये जानना की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अपरेंट डेप्थ कितनी बन गई है, तो अपरेंट डेप्थ तो इसके कितनी बन गई, 3 मीटर बन गई है। लेकिन अगर ये पूछ लिया आपसे क्वेश्चन के अंदर में कि भाई नीचे से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बॉटम से कितना ऊपर उठाया दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को पता है टोटल मेरे पास में 4 है और जो मेरे को दिख रही है वो 3 है और ये रेज हुआ है वो दोनों का डिफरेंस आने वाला है, दैट विल इक्वल टू 1 मीटर। यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो 1 मीटर आएगा इसके अंदर में। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमने जो निकाला है वो निकाला कितना ये रेज होकर हमें ऊपर की तरफ में दिखाई देगा। इस तरह से कितने ही क्वेश्चन आप लोग इसके ऊपर में कर सकते हैं। रियल डेप्थ पूछ लेगा, कभी अपरेंट डेप्थ आपको गिवन होगी, अपरेंट डेप्थ पूछ लेगा, रियल डेप्थ अगर गिवन होगी, कभी कभी आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछ लेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करवा के आप लोगों से, या फिर वेलोसिटी आप लोगों को दे देगा भाई इसके अंदर में, एयर के अंदर में ये वेलोसिटी है, वाटर के अंदर में ये वेलोसिटी है। क्या आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप ये यूज कर पाएंगे।
भाई म्यू जो मेरे पास में है वो मेरे पास वी ए डिवाइडेड बाई जो भी मीडियम होगा उसकी बात कर रहा होगा। और यहाँ पर अगर बात करें जो रियल डिस्टेंस है या फिर रियल डेप्थ है या फिर एपरेंट डेप्थ है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट था उसकी तरफ बढ़ते हैं, स्पेरिकल लेंसेज को लेकर। देखिए ये 2-3 न्यूमेरिकल्स थे जो करवाने बहुत जरूरी थे, इसके ऊपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जब भी हम लेंस की बात करते हैं तो लेंसेज का जो बेस तैयार होता है वो हमारे पास में रिफ्रैक्शन से ही तैयार हो चुका होता है। अब रिफ्रैक्शन का आप लोगों को पता है कि भाई मेरे पास में जो लाइट है वो दो सरफेसेस के इंटरफेस पर गिरेगी और वहां से लाइट का बेंड होना या फिर अपने पाथ से जो डेविएट हो जाना, वही मेरे पास में रिफ्रैक्शन कहलाता है। अगर वो बाउंस बैक होकर आ जाती तब हम कहते हैं रिफ्लेक्शन है। अब ये रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट लेंसेज के अंदर में कैसे अप्लाई करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि लेंसेज होते कितने तरह के। जब भी हम बात करें कि मान लो मेरे पास में एक बॉल है, ये एक बॉल लिया मैंने, स्पेरिकल बॉल ले लिए, दूसरी एक स्पेरिकल बॉल कुछ इस तरह की ले लिए, फिर मैंने क्या किया, एक और स्पेरिकल बॉल ले लिया और उस बॉल को इसके पास में दो स्पेरिकल बॉल आपस में इस तरह से हमने अटैच कर दिए। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इतने पोर्शन को मैं कट कर लेता हूं। यहां से मैंने पोर्शन कट किया तो यहां पर आपका आउटपुट कुछ इस तरह का मिलेगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर इनको कंबाइन कर दें और यहां से मैं इसको निकालने की कोशिश करूं इन दोनों स्पेरिकल बॉल से, यानी कि इसको मैं यहां से कट कर दूं और इसको यहां से कट कर दूं, दोनों को एक दूसरे के पास में जोड़ दें तो हमें देखने को ये मिलता है। यानी कि जब भी हम बात करें तो लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंटिंग रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है। क्या होता है ये ट्रांसपेरेंटिंग, यानी स्पेरिकल बॉल है मेरे पास में जो कि दो सरफेसेस को बाउंड करके बनता है। यानी कि पहला जो सरफेस है ये है और दूसरा सरफेस ये है। इन दोनों को जब हमने बाउंड कर दिया तो हमें एक स्पेरिकल लेंस मिल गया। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो स्पेक्स होते हैं या जो आपके नजर के जो चश्मे होते हैं उनके अंदर में इसी तरह के लेंसेज यूज किए जाते हैं। देखेंगे आप उसके ऊपर में हाथ लगाकर तो कहीं पर आपको जो उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देगा, कहीं पर आपको दबा हुआ हिस्सा दिखाई देगा। दोनों लेंसेज के अलग अलग अपने यूज होते हैं। तो ये जो मेरे पास में है दो तरह की स्पेरिकल बॉल्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। तो ये जो बॉल है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को डेवलप कर रही है, तो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पर बन रहा है ये अपने आप में क्या कहलाएगा कि लेंस कहलाएगा। ठीक उसी तरह से ये भी दो सरफेसेस का बाउंड होकर बना है। तो भी दो सरफेसेस का बाउंड होकर मेरे पास में कोई सरफेस बनता है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, लेंस के नाम से जानेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रांसपेरेंट जरूर होने चाहिए, वरना क्या बन जाएंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो अगर इसको कोटिंग कर दिया हमने एक भी साइड से तो ये अपने आप में एक मिरर के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो मेरे पास में आउटर, जैसे हमने मिरर के अंदर में पढ़ा था तो मिरर के अंदर में ये बोला गया था कि जो भी आपके पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो जिस तरह का बना रहा होगा वो मेरे पास में मिरर कहलाएगा उसी टाइप का। जैसे इसके अंदर मैं केव बना रहा था तो हमने इसको कॉनकेव नाम दे दिया था। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब हमने देखा कि इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग है यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो हमने इसको बोल दिया था कॉन्वेक्स है। अब इस केस के अंदर में जब लेंसेज की बात कर रहे होते हैं तो लेंसेज के अंदर में भी हमें वही कंसेप्ट यूज करना होता है। इसमें ये देखना पड़ता है कि पहला जो आउटर मोस्ट इसका जो एरिया यानी कि लाइट जहां पर इंसिडेंट होगी वो मेरे पास में किस तरह का सरफेस बना रहा होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि लाइट जब यहां पर इंसिडेंट करेगी तो ये बाहर इसका बल्जिंग सरफेस है, यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ, मेरे पास में वैक्स हो गया। और क्योंकि हमने स्पेरिकल बॉल्स का यूज करके बनाया इसको तो ये मेरे पास में कॉन्वेक्स हो गया। अब क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि लेंस जो मेरे पास में बना ये अपने आप में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया, तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस बन गया मेरे पास में। यानी कि इस तरह का अगर आपको सरफेस दिखाई देता है देन इट विल बी कॉन्वेक्स लेंस। और ठीक उसी तरह से जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो पहले एनकाउंटर होगा इसके अंदर में, तो वो मेरे पास में केव टाइप बना रहा है। तो केव टाइप बना रहा है देन इट विल बी केव, और स्पेरिकल बॉल का यूज करके बनाया हमने तो दैट विल बी कॉनकेव। और क्योंकि दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस इसके अंदर में यूज किए गए तो ये जाएगा मेरे पास में कॉनकेव लेंस। तो आप लोगों को कंसेप्ट समझ आएगा कि कहां से हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस और कहां से हमारे पास है कॉनकेव लेंस निकल कर आते हैं। अब ये जो हमारे पास में लेंसेज हैं ये भी बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, कॉनकेव लेंस भी और कॉन्वेक्स लेंस भी। कैसे, देखो इसके अंदर में मान लो ये मेरे पास में सरफेस अगर आप लोग को दिया जाता है तो आप लोग देखेंगे कि दोनों साइड में कैसा है, डबल कॉन्वेक्स है। भाई दोनों साइड में क्या हो गया मेरे पास में, ट्रांसपेरेंट जरूर है लेकिन दोनों साइड में क्या हो गया मेरे पास में, ये बल्जिंग सरफेस दिखा रहा है तो ये मेरे पास में डबल कॉन्वेक्स हो गया। इसको हम जानेंगे डबल कॉन्वेक्स के नाम से। दूसरा अगर मैं ये बात करूं तो इसके अंदर में ये मेरे पास में एक प्लेन सरफेस दे दिया और ये मेरे पास में एक बल्जिंग सरफेस दे दिया, तो आप इसको जानेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स के नाम से। फिर हम बात करें कि इसके अंदर में एक सरफेस में इसका केव टाइप दे दूं और दूसरा जो सरफेस है वो इसका मेरे पास में
कॉन्वेक्स टाइप आ जाए मेरे पास। तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये मेरे पास में बनेगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये 3 तरह के मेरे पास में कॉन्वेक्स के अंदर में डिजाइन तैयार हो सकते हैं। तीसरा मैं बात करूं, दूसरा इसके अंदर में बात करें, ये तो हमने देखे थे कॉन्वेक्स को लेकर। अब अगर हम बात करें कॉनकेव को लेकर, तो कॉनकेव के अंदर में भी हम इसी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो इसके अंदर में आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास में कॉन्वेक्स हो गया, डबल कॉन्वेक्स हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम इसके अंदर में बात करें, ये एक प्लेन सरफेस दे दिया और यहाँ से मैं इसके अंदर में कुछ ये डिजाइन कर दें, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये हो गया प्लेनो कॉनकेव। और एक उसी तरह से एक साइड मेरे पास में कॉनकेव लगा दूं और एक मेरे साइड में कॉन्वेक्स लगा दें, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे पास में लेंसेज होंगे वो टोटल 6 तरह के हो सकते हैं। डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेको कॉन्वेक्स हो सकता है, और तीन हमारे पास में सेम कॉनकेव के अंदर में भी हम चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब चलो इसके अंदर में ये तो हमने बात कर ली लेंसेज को लेकर कि लेंसेज किस तरह से हमारे पास में डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके जिस तरह से हमने मिरर के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे कि क्या मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या मेरे पास में फोकस होता है, उसी चीज को यहाँ पर भी हमें देखना होगा, क्योंकि वो हमारा बेस तैयार करेगा हमारी इमेज फॉर्मेशन को लेके। ये हमारी जितनी भी स्टडी है ना, वो सारा आप लोगों को ले जाने के लिए है उन बेसिस के ऊपर में जो हमारे पास में इमेज फॉर्मेट करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेंसेज एंड द मिरर्स। तो चलिए इसके बारे में डेफिनेशंस को लेकर बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ में। पहले जो डेफिनेशन है उसको जानते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम उसी तरह से हम यूज करेंगे जो हमने मिरर के अंदर में यूज किया था। जैसे मान लो मेरे पास में एक स्पेरिकल बॉल आप लोगों ने ये ली थी और इसके अंदर में दूसरा स्पेरिकल बॉल आप लोगों ने ये ली थी, दोनों का हमने क्या किया था, कंबाइन किया था और एक ट्रांसपेरेंट सरफेस यहाँ पर निकालने की कोशिश करी थी। अब जो नंबरिंग कर रहा हूं उस सरफेस को ध्यान से समझना, ये मेरे पास में सरफेस नंबर 1 है और ये मेरे पास में सरफेस नंबर 2 है। अगर तो ये जो बाहर का दिख रहा है, ये जो 2 नंबर सरफेस है, इसको आप देखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि जिस भी स्पेरिकल बॉल से आप लोगों ने उसको काटा हुआ है, ये स्पेरिकल बॉल से काटा हुआ है आप लोगों ने, तो ये जो इसका सेंटर है स्पेरिकल बॉल का, वो कहलाता है मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा पॉइंट है, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा मेरे पास में 2, भाई दूसरा जो सरफेस है इसका। और इसी तरह से ये जो मेरे पास में है, जो पहला लेंस है ये मेरे पास में लगा हुआ जो है, जिसका पहला सरफेस मेरे पास में एनकाउंटर हो रहा है, तो इसको हम यूज करेंगे यहां पर दैट विल बी इक्वल टू C1, यानी कि एक ही जो लेंस है उसके पास में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 स्पेरिकल बॉल्स। 2 स्पेरिकल बॉल्स का कॉम्बिनेशन है C1 और C2 के नाम से हम इसको जानेंगे। तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोगों को ध्यान में रखने। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर में क्या आता है, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। दूसरे हम जिसको जानेंगे उसको जानते हैं रेडियस के नाम से। अब देखो जो भी मेरे पास में स्पेरिकल सरफेस की डिस्टेंस होती है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये मेरे पास में कहलाता है रेडियस। तो ठीक उसी तरह से ये मेरे पास में क्या कहलाएगा, ये कर्व जो बनी हुई है आपकी यहां पर जो बना हुआ है, तो ये जो रेडियस है यहां से यहां तक का रेडियस इस सरफेस के लिए, और यहां से यहां तक का रेडियस इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, तो ये क्या कहलाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं। यानी कि जो भी सरफेस है, जो भी सरफेस आपको दिख रहा है कर्व, तो वहां से उस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप लोग इसको R1 दे देंगे नाम और इसको नाम दे देंगे R2। लेकिन जनरली बुक्स के अंदर में क्या किया जाता है, जो पहले एनकाउंटर हो रहा है उसको हम R1 के नाम से जानते हैं और दूसरा जो हो रहा है उसको R2 के नाम से जानते हैं। तो आप चाहें तो इसको पॉइंट को C1 यूज कर सकते हैं, इसको C2 यूज कर सकते हैं। बात वही रहेगी, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई C2 जो मेरे पास में अगर यूज किया है, तो ये जो सरफेस है वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन से वाले लेंस का होगा, इस वाले का रहेगा या फिर इस वाले सरफेस का जो मेरे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने C1 और C2 पहले केसेस के अंदर में पहले वाले को C2 लिया था और दूसरे के अंदर में C1 लिया था, लेकिन जर्नली बुक्स के अंदर में इसको C1 माना जाता है और इसको C2 माना जाता है। तो उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया और ये मेरे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 के नाम से आप यूज करें। लेकिन जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं तब आपको यही कंसेप्ट यूज करके चलना पड़ता है, पहले वाले को R2 मानेंगे और दूसरे वाले को R1 यूज कर आप लोग इसके अंदर में चलेंगे। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसको आप लोगों ने जाना है प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से। देखो प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, पहला हम लोगों ने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा जो मेरे पास में आता है वो आता है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हमने मिरर के अंदर में देखा था, तो मिरर के अंदर में क्या किया था हमने,
ये मेरे पास में पोल हुआ करता था, यहाँ पर मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, और यहाँ जो मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास हो रही होती थी वही मेरे पास में कहलाती थी प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि हमें उसको यूज करते हुए सारी कैलकुलेशंस जो हमारे पास में रेंज है उसके पैरेलल में जानी है या कोई एंगल बना के जानी है, वो सारी हम उसके बेसिस पर लेके चल रहे होते हैं। यानी कि एक हमें ऐसा डिफाइन करना होता है, एक ऐसी रे हमें डिफाइन करना पड़ता है, या फिर एक ऐसा बेस हमें तैयार करना होता है। जैसे आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हैं तो सारी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से लेते हैं, तो उसी तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस भी नाम का एक यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अभी मैं पूरा स्पेरिकल बॉल नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C2 हो गया, ये मेरे पास में C1 हो गया, और ये जो रे है यहाँ पर इन दोनों का जो सेंटर होता है, यहाँ जो लेंस है इसका बीच में जो सेंटर होता है, जैसे यहाँ पर हमने पोल से कैलकुलेशन किया था कि उसका जो हाफ मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल्स के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास में जो लेंस बना हुआ है इसके मिड पॉइंट के अंदर में जिसको हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर के नाम से, क्या रहेगा भाई ये नाम इसका, ऑप्टिकल सेंटर। इसकी बड़ी ही खूबसूरती रहेगी, ये हमें तैयार करेगा एक बेस जो कि इमेज फॉर्मेशन को तैयार करवाएगा कि इसके अंदर से जो रे पास होती है वो बिना डेविएशन की रिफ्रैक्ट हो जाती है। जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जा रही है तो वो उसी एंगल पर वापसी रिवर्ट बैक हो जाती है, लेकिन लेंसेज के अंदर में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर वो पोजीशन होती है जहां से अगर रे गई है तो वापसी उसी पोजीशन, मतलब उसके अंदर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब देखो बात कर रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस होगा कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएं और ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ जाए वो, यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होता जा रहा है, यहाँ पर मेरे पास में ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होता जा रहा है, तो ये जो रे कहलाएगी ना भैया, फिर कहीं कि ये जो बेस कहलाएगा मेरे पास में, ये जो एक्सिस कहलाता है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से, ये मेरे पास में प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास में फोर्थ चीज होगी, ऑप्टिकल सेंटर आप लोगों को बता दिया मैंने कि यहां से जो भी रे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरे पास में लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया कि रे कोई भी इसके अंदर से पास होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी आप लोगों को बता रहा हूं मैं ऑप्टिकल सेंटर की, क्योंकि बहुत ज्यादा ये यूज होने वाली है। तो यहां से जो भी रे पास होगी वो बिना डेविएशन के अपने पाथ से आगे की तरफ में रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि आगे की तरफ में वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर मेरे पास में कॉनकेव है तो इसके अंदर में ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये रे इसके अंदर से जा रही है तो कोई भी इसके अंदर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब बात करता हूं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज को लेकर जो कि एक हमारा जो रे के रूप में भी काम करेगी जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं, और वो नाम है इसका फोकस का। दैट विल बी इक्वल टू फिफ्थ टॉपिक है मेरे पास में प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है, देखिए हर एक के हमारे पास में दो फोकस रहेंगे, तो जो भी मेरे पास में कॉनकेव लेंस हो या फिर मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के अंदर में दो फोकस रहेंगे। लेकिन हम प्रिंसिपल फोकस वो यूज करेंगे कि रे जहां से जा रही है उसको हम कंसिडरेशन में लेकर चलेंगे कि वो कहां पर जाकर हमारे पास में बेंड होकर किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में इंसिडेंट हो रही है। तो आप लोग देखेंगे कि अगर मान लो मैं कॉन्वेक्स लेंस की यूज करता हूं, तो कॉन्वेक्स लेंस तो आप समझ गए होंगे कि ये मेरे पास में प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर मान लेता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, 2 ले लो इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मेरे पास में 1 हो गया। अब ये कहता है कि जो मेरे पास में प्रिंसिपल एक्सिस है कि भाई कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये रे मेरे पास में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पर रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगी, यानी कि रिफ्रैक्ट होगी और ये यहाँ पर कहीं जाएगी, ये रिफ्रैक्ट होगी, ये यहाँ कहीं जाएगी, ये रिफ्रैक्ट होगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेगी और यहाँ पर रिफ्रैक्ट होकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर जाएगी। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो पैरेलल रेज है, ध्यान से सुनना, जो पैरेलल रेज हैं, पैरेलल लाइट रेज हैं, वो जो आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हैं उसी को हम जानते हैं फोकस के नाम से, यानी कि वो मेरे पास में क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से और इस एफ तक की डिस्टेंस को हम किस नाम से जानते हैं, ये कहलाते हैं मेरे पास में फोकल लेंथ, जिसको जर्नली हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म से एफ से हम आगे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरे पास में फोकस हो गया, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब किसी के दिमाग में आना चाहिए, ठीक है जी ये तो आप लोगों ने जो लेफ्ट साइड से थी वो रेज इंसिडेंट करवा दी, लाइट ये भी तो हो सकता है कि यहां से इंसिडेंट हो जाए, बिल्कुल भाई कोई शक ही नहीं है इसके अंदर में। तो लो जी ये हमने पैरेलल रेज ले लिए, ये पैरेलल रेज ले लिए,
तो ये पैरेलल रे हो गई है। अब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पर मीट करेंगी, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगी, ये यहाँ पर मीट करेगी और ये यहाँ पर मीट करेगी। तो ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही है ये मेरे पास में फोकस कहलाएगा, और ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, इसको भी हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। लेकिन जनरली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें जो रे है वो इंसिडेंट करवाते हैं, या फिर जो हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर में मिलती है वो लेफ्ट हैंड से इंसिडेंट होती है, और राइट साइड में जाकर हमारे पास में जिस पॉइंट पर मीट कर रही होती है उसी को हम फोकल लेंथ के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपका चाहे तो राइट से उसको इंसिडेंट करवाओ या फिर लेफ्ट से इंसिडेंट करवाओ, कोई भी इसके अंदर में फर्क नहीं आने वाला है। ठीक उसी तरह से बात करूं मैं कॉनकेव लेंस को लेकर, तो कॉनकेव लेंस के अंदर में भी यही सेम चीज होनी चाहिए। भाई ये मेरे पास में लेंस है और इसके ऊपर में जब रे आएगी मेरे पास में, इसका कंसेप्ट आप लोग अगर समझना चाहें तो मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं जो ATC के लिए बनाए गए थे, वहाँ पर जाकर आप समझ सकते हैं कि रे क्यों यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, क्यों कन्वर्ज हो रही है, या फिर क्यों यहाँ से ये रिफ्रैक्ट बैक जो उसके अंदर में हुई थी तो यहाँ पर हो रही थी। इस केस के अंदर में क्या होती है, ये इस साइड में डाइवर्ज हो जाती है, और ये मेरे पास में क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। अब रे क्या हो रही है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, तो ये कभी मीट तो करेंगे नहीं। इनको मीट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको आगे की तरफ एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे की तरफ में एक्सटेंड करवाया तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इसको हम जानेंगे इसके फोकल लेंथ के नाम से। अब क्योंकि फोकस के नाम से, और ये जो डिस्टेंस कहलाएगी दैट विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास में कॉनकेव लेंस था, तो कॉनकेव लेंस के अंदर में जो फोकल पॉइंट था वो यहाँ पर आ रहा था, इस पॉइंट पर आ रहा था। तो फोकल लेंथ इसकी क्या हो रही थी, मेरे पास में रियल हो रही थी, और जो मेरे पास इसके अंदर में फोकल लेंथ है कॉनकेव के अंदर में, तो इसके अंदर में आप साफ देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में किस तरह की हो गई है, ये यहाँ पर हो गई है वर्चुअल। तो दोनों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियल फोकल लेंथ किसकी होती है, रियल फोकस किसका होता है, तो रियल फोकस होता है मेरे पास में कॉन्वेक्स का, और वर्चुअल जो फोकस होता है वो किसका होता है भाई, मेरे पास कॉनकेव का होता है। तो दोनों क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से अपने तैयार कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे जिनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका ना अभी दिखने में तो आपको बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन जब आगे अगर आप इनको बिल्कुल जो इमेज फॉर्मेशंस है वो डायरेक्टली पढ़ते तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती। ये सारा अभी हम तैयार करते हैं इसके अंदर में कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस को लेके। देखिए ये आप लोगों को जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। फिर एक चीज़ इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको कि जितने भी हम कैलकुलेशंस इसके अंदर में करेंगे वो सारी इसके अंदर में करी जाती हैं हमारे पास में ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे हम मिरर की बात कर रहे थे तो मिरर के अंदर में हम सारी कैलकुलेशंस कहाँ से करते थे, पोल से करते थे। यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशंस होती है वो मेरे पास में ऑप्टिकल सेंटर से करी जाती हैं। ठीक है, चलो अब इसके कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन हम सीख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इसकी इमेज फॉर्मेशन, देखिए यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं और बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी ये होते हैं अपने आप में। तो पहले आप लोग को ध्यान रखनी है, कुछ 3 रूल होते हैं, 3 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। पहला रूल ये कि अगर मान लो मेरे पास में कोई रे है वो पैरेलल आ रही है, रूल वही है जो अभी पढ़े थे आप लोगों ने, वो पास हो जाती है फोकस। यानी कि कोई भी रे को आपको पैरेलली इंसिडेंट करवानी है, इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 रेज का यूज करेंगे हम। तो पहली रे आप पैरेलल डालेंगे, पैरेलल जो आएगी वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरा रूल आपको ये यूज करना है इसके अंदर में कि अगर मान लो मैं एक रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाता हूं तो विदाउट डेविएशन वो पास हो जाती है। दूसरा रूल ये हो गया मेरे पास में। तीसरा रूल ये कहता है कि आपको एक रे ऐसे इंसिडेंट करवानी है कि आप उसको फोकस से पास करवाओ, ये फोकस से पास हुई और इंसिडेंट हुई। अब आप लोग जानकारी होगी कि भाई इसके अंदर में पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास हो रही थी, उल्टा भी तो पॉसिबल है कि अगर वो फोकस से आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो निकल जाती है। ये 3 रूल हैं, इनमें से हमें जरूरत पड़ेगी किसी भी 2 की एट ए टाइम। चाहो तो आप तीनों का भी यूज करके बना सकते हो या फिर 2 का यूज करके भी आप लोग अपनी इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। 2 का तो यूज आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये चाहे इन दोनों का करो चाहे इन दोनों का यूज करो या फिर फर्स्ट और थर्ड का यूज करो। चलो जी, अब हम बात करते हैं हमारी इमेज फॉर्मेशन को लेकर। वही हमारे पास कितनी तरह के केसेस बनेंगे वो देख लेते हैं। पहला केस मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस के अंदर में जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर। देखो इस पॉइंट को हम जानेंगे फोकस के नाम से, क्योंकि हमें एक जानकारी है कि जो फोकस होता है वो ट्वाइस जो मेरे पास में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो हम इसको फोकल लेंथ एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ से कैलकुलेशंस होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेशन होंगी। इस पॉइंट को हम सी ना लिखकर यहाँ पर लिखा जाता है लेंस के अंदर में 2f लिखा जाता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। बात वही है
कि ये मेरे पास में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो मेरे पास में फोकस होता है लेंस के अंदर में, सॉरी मिरर के अंदर में, तो ये मेरे पास में फोकस था और ये मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो हमने कहा था कि ये अगर मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r है तो फोकस मेरे पास में क्या होता है, r/2 होता है, ये फोकल लेंथ इतनी होती है। तो यहाँ पर भी वही केस है कि ये फोकस है और ये मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या फिर 2f इसको हम जानते हैं। तो पहली लोकेशन जो हो सकती है वो ये होगी कि रे जो है वो इन्फिनिटी से आई, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा मेरे पास में कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास में कहां पर रखा हो, बियॉन्ड द 2f रखा हो। तीसरा केस इसके अंदर में क्या बन सकता है, वो मेरे पास में बनेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर रखा हो। फोर्थ केस क्या बन सकता है कि ऑब्जेक्ट कभी भी 2f और f के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, यहां भी हो सकता है, इस पॉइंट पर इनफाइनाइट पॉइंट है, कहीं पर भी मेरे पास में ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं। पांचों पॉइंट क्या रहेगा मेरे पास में, पांचों ये रहेगा कि हम उसको फोकल के जो फोकस है उसके ऊपर में रख दें। और सिक्स्थ मेरी लोकेशन क्या होगी, वो मेरे पास में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर हम रख देते हैं तो वो मेरे पास में सिक्स्थ लोकेशन कहलाएगी। काम हमें वही करना है। क्या क्या चीजें हमें बतानी है इसके अंदर में, पहली चीज इसके अंदर में बतानी है कि जो मेरे पास में इमेज बनेगी वो रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। दूसरा मुझे ये बताना है कि इमेज की जो लोकेशन है वो कहां पर होगी, लोकेशन ऑफ इमेज बतानी है। तीसरा जो चीज इसके अंदर बताना है वो मेरे पास में बताना है कि मेरे पास जो इमेज है वो इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, तीसरी चीज ये बतानी है। और फोर्थ चीज आपको ये बतानी है कि मैग्नीफाइड है या फिर डिमिनिश्ड है। ये चार चीजों के ऊपर में हम इन एक एक लोकेशंस को देखते हैं और जल्दी से इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको कंपेयर करवाता चलूंगा जो मिरर था उसको भी, ताकि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें एक साथ में क्लियर होती चले कि दोनों, अगर जो चीज़ें मेरे पास में लेंस के अंदर में यहाँ पर यूज़ हो रही है, जो इमेज फॉर्मेशन लेंस के अंदर में कॉन्वेक्स के अंदर में बनेगी, वही चीज़ कॉनकेव मिरर के अंदर में बनती है। चलो देखते हैं पहला लोकेशन। चलो भाई मेरे पास में ये मिरर हो गया है, सॉरी लेंस हो गया है। और पहली लोकेशन के अंदर में हमने बात करी कि रेज कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट पॉइंट से आ रही है। तो इनफाइनाइट पॉइंट से आ रही है तो ये रे मेरे पास में इनफाइनाइट से हमने इसके ऊपर में इंसिडेंट करवा दिए इनफाइनाइट से। तो अब कहाँ पर जाकर बनेगी ये इमेज जो बनेगी वो कहीं इसके फोकस पर बनेगी, ये मेरे पास में फोकस पर बन रही है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा मेरे पास में, जब इन्फिनिटी से आ रही है रे तो इमेज जो बनती है वो बनती है फोकस के ऊपर में। दूसरा किस तरह की बनेगी ये भाई, रेज जो है वो एक्चुअल में मीट हो रही है तो ये बनेगी मेरे पास में रियल इमेज। तीसरा पॉइंट इसके अंदर में आप लोग देखेंगे कि जो इमेज है वो किस जो इरेक्ट है या फिर मेरे पास में जो बनेगी, इसके अंदर में आप देखेंगे कि मेरे पास इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है, इसके अंदर में इन्वर्टेड बनती है, डिमिनिश्ड बनी है। और फोर्थ मेरे पास में क्या हो गया, डिमिनिश्ड बनी है, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि पॉइंट इमेज मेरे पास में बनी है। तो पहली लोकेशन के अंदर में आप याद रखेंगे कि जब भी इनफाइनाइट से आएंगी तो फोकस पर बनेगी, रियल बनेगी, और जो मेरे पास में इन्वर्टेड बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। दूसरी लोकेशन पर मैं चलता हूँ और हमने कहा कि ये बियॉन्ड 2f है, तो बियॉन्ड 2f हमने रख दिया इसको, लो जी इसको बियॉन्ड 2f रख देते हैं। मेरे पास में ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर कहीं मैं इसकी इमेज ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, ये मेरे पास में 2f और ये मेरे पास में f हो गया। तो पहली रे आपको क्या करवानी है इसके अंदर में, इंसिडेंट करवानी है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके क्या रहेगा मेरे पास में, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी तो ये सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो मेरे पास में फोकस से पास होगी। दूसरी रे आपको क्या करनी है, ये कहीं यहाँ पर 2f होगा, मेरे पास में 2f रहेगा। तो ये रे जो जाएगी वो दूसरा मुझे डालना ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है वो क्या होगी भाई, वो मेरे पास में बिना डेविएशन के पास हो जाती है। तो दो रे जो 3 रूल मैंने आप लोगों को बताए थे उसमें से 2 रूल मैंने यूज कर लिए, पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा मेरे पास में जो आया वो मैंने कहा कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास हो रही है। तो इमेज कहां पर बन रही है, यहां पर जब भी 2 या 2 से ज्यादा रिफ्रैक्टेड रेज, ये देखो दोनों बाहर जो निकल रही है ना, लेंस जब सरफेस से बाहर जब निकलेंगी इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, और यहां से जो इंसिडेंट हो रही है इनको हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा कि 2 या 2 से ज्यादा जब भी रिफ्रैक्टेड रेज जिस भी पॉइंट पर मीट करती हैं वहां पर हमारे पास में इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे पिछले केस के अंदर में ये रिफ्रैक्टेड रेज थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रही थी, तो हमने कहा कि ये मेरे पास में इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। तो अब चलो इसके क्वालिटीज क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इमेज बनी है बिटवीन f एंड 2f, भाई दूसरी साइड भी तो f एंड 2f है ना, क्योंकि दोनों चीजें मैंने डिफाइन करवाई थी, ये f है और ये 2f है, तो दोनों साइड इसके इक्वल
एंड अपोजिट मेरे पास में F और 2F रहते हैं। तो इसके अंदर में इमेज की फॉर्मेशन हुई है F एंड 2F के बीच में। दूसरा इमेज जो बनी है वो डिमनिस्ड बनी है, बहुत हाईली इसके अंदर मैग्निफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन डिमनिस्ड बनी है, थोड़ी छोटी इसके अंदर में बनी है। दूसरा हम इसके अंदर में देखें कि जो इमेज है वो क्या बनी है, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज हो रही है, यानी कि रेज जो है एक्चुअल में मीट कर रही है, तो रियल इमेज बनेगी। फोर्थ इसके अंदर में क्या बनेगा, ये मेरे पास में इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि इन्वर्टेड और इरेक्ट का मैंने समझाया था कि अगर मान लो मेरे पास में ए और बी इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इसका इमेज भी कुछ इसी तरह का बने कि ए एंड अगर इसका ऊपर है तो ऊपर ही इसका ए एंड बने, और बी एंड अगर इसका नीचे है तो बी डैश जो इस इमेज बनेगा वो भी कुछ इसी तरह का रहे, तो ये मेरे पास में होते हैं इरेक्ट। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह का हो जाए कि इमेज ऑब्जेक्ट इस तरह से और इमेज इसका इन्वर्टेड हो जाए तो ये मेरे पास में बन जाती है इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास क्या बन गया, इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर आपकी डेवलप हो गई है। चलो इसको मैं कंपेयर करवा देता हूँ जल्दी से आप लोगों के लिए मिरर को लेकर। तो मिरर के अंदर में बात करी थी, जब मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा था तो ये मेरे पास में ऑप्टिकल सेंटर था, रे जो आ रही थी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पहले केस के अंदर में, और ये मीट कर गई थी मेरे पास में फोकस के ऊपर में। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कॉनकेव मिरर के अंदर में फोकस पर इमेज बनी है, इमेज क्योंकि रियल मीटिंग हो रही है तो रियल बनी है, और ये मेरे पास में इन्वर्टेड बनेगी इसके अंदर में, और बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड बनती है, वही सेम केस यहाँ पर मेरे पास में रहा है। ठीक उसी तरह से जब हमने देखा इसके अंदर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे हमने ऑब्जेक्ट रखी थी, तो इमेज जो बन रही थी मेरे पास में वो यहाँ से फोकस पास हो रही थी और दूसरी यहाँ इंसिडेंट होकर यहाँ कहीं आ रही थी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में। तो रे जो यहाँ पर इंसिडेंट हुई थी तो ये मेरे पास में इमेज जो बनी थी वो बिटवीन F एंड 2F बनी थी। तो सेम केस यहाँ पर भी आप देखेंगे F एंड 2F, वहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही थी, डिमिनिश्ड बन रही थी उस केस में भी, रियल बन रही थी क्योंकि एक्चुअल मीटिंग हो रही थी, और ये इन्वर्टेड बन रही थी। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो चीज़ कॉन्वेक्स लेंस के अंदर में चल रही है वही मेरे पास में कॉनकेव मिरर के अंदर में भी चल रही थी, बस नाम उनके चेंज हो गए। वहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बोलते थे, यहाँ पर F एंड 2F के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट लोकेशन क्या रहेगी मेरे पास कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 2F पर रखा हो, यानी कि अगर ये मेरे पास में 2F है और ये मेरे पास में फोकल लेंथ है, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। पहली रे आप क्या करेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पास हो जाएगी मेरे पास में फोकस है। थोड़ा बड़ा बन गया भाई इसके अंदर में फोकस, कोई नहीं इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास में 2F है। तो यहाँ दूसरा केस आपको क्या यूज़ करना है कि मेरे पास में इसके अंदर से रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तो यहाँ पर ये दोनों मीट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर करेंगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब भी मेरे पास में 2F पर जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो वो इमेज का फॉर्मेशन क्या कर रही है, दूसरी साइड में 2F है वहाँ पर करेगी। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी रहेंगी। बस आपको एक कंसेप्ट क्लियरिटी आनी चाहिए कि भाई इमेज ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ लेके जाएंगे और इमेज जो है वो इस तरफ में मूव कर रहा होगा। तो इसके अंदर में इमेज की फॉर्मेशन हुई है 2F पर, हमने जब रखा है 2F पर रखा है तो यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन हुई है 2F पर, पहली चीज। दूसरा क्या हुआ है, ये सेम साइज की बनती है, ये बनेगी मेरे पास में सेम साइज की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेज जो है वो सेम साइज की कब बनती है, जब हम लेंस की बात करते हैं 2F के अंदर में जब ऑब्जेक्ट रखी रहेगी तो वो सेम साइज की बनाएगी। तीसरा इसके अंदर में बात कर रहे हैं कि इमेज जो बनी है वो मेरे पास में रियल बनी है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज यहाँ पर मेरे पास में हो रही है। और फोर्थ पॉइंट इसके अंदर में इमेज कैसा बनेगा, ये मेरे पास में इन्वर्टेड बनेगा। तो ये 3-4 चीजें आप लोग इसके अंदर में प्रूव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊँ आपके लिए, जो मेरे पास में मिरर था, मिरर के अंदर में हम क्या कह रहे थे कि जब ऑब्जेक्ट मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने के बाद में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था वो मेरे पास में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहीं पर हो रहा था। यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हमने यहाँ पर 2F नाम दिया है वहाँ पर क्या कहलाता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, सेम साइज की बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी इसके अंदर में। ठीक उसी तरह से रियल और इन्वर्टेड बनी है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड ये इमेज बनी है क्यों, और सेम साइज का इसके अंदर में भी वही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है अगर सेम साइज की बन रही है तो कहाँ पर रखी हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर में रखी गई होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ जो लोकेशन थी मेरे पास में। फोर्थ लोकेशन क्या है भाई, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और 2F के बीच में रखा तो यहाँ पर मेरे पास में 2F है और ये मेरे पास में F है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। काम वही करना है, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पास हो जाएगी दूसरे साइड में जो फोकस है वो, और ये मेरे पास में 2F है अगर, तो ये रे मेरे पास में पास हो जाएगी। दूसरा रे मुझे कहाँ से इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, दूसरा रे वही चलेगा अपना ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये कहीं यहाँ पर जाकर मिलेगा। ये रे जो है यहाँ पर मीट कर गई है, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ये अब कहाँ पर रखी थी मैंने ऑब्जेक्ट को,
ऑब्जेक्ट को रखा था मैंने बिटवीन 2f एंड f के बीच में, और इमेज जो बनी है वो मेरे पास में बियॉन्ड 2f बनी है, बियॉन्ड 2f बनी है। दूसरी चीज हम देखें, देखो ऑब्जेक्ट को हम इधर की तरफ में खिसकाते जा रहे हैं और हमारी जो इमेज है वो भी इस तरफ में खिसकती हुई जा रही है। तो ये इमेज जो है वो जो एक्चुअल साइज था ऑब्जेक्ट का उससे कहीं बड़ी बनी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये मेरे पास में इमेज जो बनी है वो मैग्नीफाइड बनी है, मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि रियल इमेज बनी है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल मीटिंग हो रही है रेज की, तो रियल हो गई है। फोर्थ लोकेशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में ए बी कुछ इस तरह का रखा था, लेकिन यहाँ पर उसको मिला ए डैश बी डैश, इन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास में इमेज जो है वो इन्वर्टेड हो गई है। ठीक उसी तरह से जब मैं मिरर की बात कर रहा था, कौन से मिरर की? कॉनकेव मिरर की, तो मैंने उसको, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पर फोकस था, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा था, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा था, पीछे की साइड में यहाँ पर हो रहा था। तो ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर 2f है, वहाँ पर c कहलाता है, तो बियॉन्ड c बन रहा था मेरा इमेज, ये बन गया। मैग्नीफाइड बन रहा था, जी हाँ, क्योंकि c से हम पीछे जैसे जैसे जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ, तो उसकी इमेज जो है वो हाईली मैग्नीफाइड होती चली जाती है। मैग्नीफाइड था, बिल्कुल सेम वही है, मैग्नीफाइड है। तीसरा हम इसके अंदर में देखें, रियल है, बिल्कुल भाई, जब रेज यहाँ से जाएंगी तो एक फोकस से पास होगी, दूसरा यहाँ पर एंगल बनाकर, और ये एक्चुअल मीट हो रही होगी, तो रियल इमेज उसके अंदर में बनेगी। इन्वर्टेड है, बिल्कुल भाई, इसके अंदर में भी इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि हमने देखा कि ए बी इस तरह से रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन है वो ए डैश बी डैश है, उसका इन्वर्ट हो गया। तो चारों के चारों केस इसके अंदर में भी सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर में हो रहा है वही मेरे पास में कॉनकेव मिरर के अंदर में भी सेटिस्फाई होता हुआ जा रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेशन नंबर 5 लोकेशन में क्या कहता है कि रेज जो है मेरे पास, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रख दी जाए? ये 2f है, ये कहीं फोकस है मेरे पास में, तो इसको हमको रख देते हैं फोकस के ऊपर में रख देते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो फोकस से आपको वही काम करवाना है कि पैरेलल टू द, ये f हो गया, ये 2f हो गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाएंगे। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे मेरे पास में ये गई, जो कि कहाँ से पास हो जाएगी? बिल्कुल फोकस से पास हो जाएगी, ये मेरे पास में फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरी रे को कहाँ से पास करवाएंगे आप? दूसरी रे को हम पास करवाएंगे, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, दूसरी रे जाएगी मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही होगी। चाहे मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो भी ये पैरेलल रहेंगी, आगे की तरफ करूं तो भी ये मेरे पास में पैरेलल रहेंगी, यानी कि ये रेज जो है वो कहीं इन्फिनिटी पर जाकर आपस में मीट करेंगी, तब जाकर हमारे पास में क्या होगी? इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब वो इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 1 किलोमीटर के बाद में, हो सकता है कि 100 सेंटीमीटर के बाद में ये मीट कर जाए, तो ये इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मीट करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने फोकस के ऊपर में ऑब्जेक्ट को रखा है तो वो इमेज का जो फॉर्मेशन बनेगा वो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी के ऊपर में बनेगा। दूसरा चीज इसके अंदर में हमें जो देखना है, इमेज किस तरह की बनेगी? वो हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। हाईली मैग्नीफाइड क्यों बनेगी भाई? जब हम देख रहे थे कि 2f पर आकर वो हमारे पास में सेम साइज बन रही थी, थोड़ी पीछे गए तो थोड़ी मैग्नीफाइड थी। अब क्या पता इनफाइनाइट पर जाकर किस पॉइंट पर जाकर मीट करें इनफाइनाइट पे, तब तक तो ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड हो चुकी होगी, यानी कि हम इसको बोलेंगे हाईली मैग्नीफाइड इमेज मेरे पास में डेवलप होती है। तीसरा चीज़ हम बात करें इसके अंदर में इमेज किस तरह का बनेगा भाई? ये रेज जो है वो एक्चुअल में मीट करेंगी इनफाइनाइट पर, तो वो रियल बनेंगी, क्योंकि ये हमारे पास में एक्सिस है उससे नीचे की साइड में बन रही है, तो आप बोलेंगे कि ये मेरे पास में इन्वर्टेड इमेज को यहाँ पर डेवलप करेगा। तो ये चारों चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर में देखी। ठीक उसी तरह से अगर मैं इसको मिरर के साथ में कंपेयर करवाऊँ, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से फोकस की बात करी थी, तो फोकस के अंदर में भी हमारे पास में जो रेज थी वो पैरेलल जो मेरे पास में जा रही थी वो कुछ इस तरह से पैरेलल कहीं इन्फिनिटी के ऊपर में जाकर मीट कर रही थी। तो सेम वही केस यहाँ पर भी चल रहा था, इन्फिनिटी पर हाईली मैग्नीफाइड थी, रियल थी, बिल्कुल भाई रियल भी बनेंगी, और इन्वर्टेड थी, वो सारा केस यहाँ पर भी आप लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट एंड लास्ट केस कि ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास में वो कहाँ पर रख दिया जाए? ऑब्जेक्ट को हम f, ये 2f और ये मेरे पास में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दें। देखो 3 रूल मैंने बताए थे, मैं उन्हीं रूल का यूज करते चल रहा हूं। लोगों को एक बड़ा ही फोबिया होता है इमेज फॉर्मेशंस को लेके, लेकिन आप लोग अब समझ गए होंगे कि क्या हमें स्ट्रेटेजी यूज करनी होती है, किस तरह से अपनी चीजों को स्मूथली पढ़ना चाहिए। अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगी। तो पहला केस आपको क्या करना है, इसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पास हो जाएगी मेरे पास में फोकस से, लो जी फोकस से पास हो गई है। दूसरा केस आपको क्या यूज करना है, इसके अंदर में आप लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप पास करवाएंगे तो ये मेरे पास में यहाँ पर आ गई है। अब आप देखेंगे इसके अंदर में
कि जो मेरे पास में रेज हैं वो इधर तो पैरेलल जा रही हैं, पैरेलली तो कभी ये मीट करेंगे नहीं, हो सकता है इनफाइनाइट के ऊपर मीट कर जाएं, लेकिन मुझे कहीं ऐसा दिख रहा है इसके अंदर में कि अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवा दूं, पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड करवा दूं, तो ये मेरे पास में दूसरी रे को भी अगर मैं एक्सटेंड करवा दूं, ये रे को भी मैं एक्सटेंड करवा दूं, तो कहीं ये पीछे जाकर मेरे पास में मीट कर रही हैं, ये कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी। तो आप देखेंगे इसके अंदर में कि रे जो है मेरे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगे, तो दो रेज जब भी मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो इमेज मेरे पास में बन रही है वो किस तरह की बन रही है, ये मेरे पास में बन रही है ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखी है ऑब्जेक्ट साइड में बनती है ये, जैसा उसके अंदर में बोलते थे बियॉन्ड द मिरर, यानी वर्चुअल इमेज बनती थी। दूसरा इसके अंदर में क्या बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड मेरे पास में इमेज बनेगी। भाई पीछे की साइड में जो इमेज आ रही है वो मैग्नीफाइड बोलो या हाईली मैग्नीफाइड बोलो, दोनों केसेस के अंदर में सही है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है। ये क्यों बन रही है, क्योंकि एक्चुअल मीट तो ये रेज कभी कर नहीं रही, हमें पीछे की तरफ में एक्सटेंड करवाया तब जाकर कहीं इनकी मीटिंग हो रही है। तो फोर्थ इसके अंदर में वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ में क्या जुड़ता है हमेशा, इसके साथ में जुड़ता है इरेक्ट। रियल के साथ में हमेशा जुड़ता है रियल एंड इन्वर्टेड जुड़ता है, ठीक उसी तरह से वर्चुअल के साथ में क्या जुड़ता है, इन्वर्टेड जुड़ता है। क्यों, क्योंकि देखो इरेक्ट जुड़ता है वर्चुअल के साथ में। यहाँ पर ए भी था मेरे पास में, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही इमेज भी टॉप एंड ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर भी टॉप एंड ऊपर की साइड में, तो इरेक्ट बन गया। अगर इसको कंपेयर करवाऊँ मैं आपके मिरर के लिए, तो मिरर के अंदर में जब ऑब्जेक्ट जो मेरे पास में थी पोल और फोकस के बीच में रख रहे थे, तो ये इमेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, वो मेरे पास में इससे पास हो गई है। दूसरी रे यहाँ से गई, ये मेरे पास में पास हो गई है। तो ये रेज इनफाइनाइट पर जाकर मीट करेंगी या नहीं करेंगी हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ में एक्सटेंड करवा रहे थे तो ये कहीं यहाँ पर मीट कर रही थी। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा था वो इमेज का हो रहा था, बिल्कुल जहाँ इसके अंदर में ऑब्जेक्ट साइड में है, तो मिरर के अंदर में वो कहाँ पर हुआ करता था, बियॉन्ड द मिरर हुआ करता था, बिहाइंड द मिरर हुआ करता था, मैग्नीफाइड हुआ करता था, इसके अंदर मैग्नीफाइड है। वर्चुअल हुआ करती थी, यहाँ पर भी वर्चुअल है भाई। इरेक्ट हुआ करती थी, यहाँ पर भी मेरे पास में इरेक्ट इमेज यहाँ पर डेवलप हो गई है। तो 6 केसेस थे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इन्हीं के ऊपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के देगा आप लोगों को, तो आप अगर इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता है, 3 रूल आप लोगों को बताए थे मैंने, वो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहला क्या कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास, फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा कि अगर आप लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई है तो रे आप लोग देखेंगे कि वो बिना डेविएशन के, बिना रिफ्रैक्शन के पास हो जाती है। ठीक उसी तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन का, यही रूल यूज़ कर सकते हैं आप कॉनकेव मिरर की जो इमेज है वो बनाने के लिए। उसके अंदर में भी आप लोग ये सेम रूल यूज़ करेंगे। 2 ही फॉर्मेशन उसके अंदर में बनेगी, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा होता है, पहला केस। दूसरा, जब ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तब। ये चीज़ आप लोग अपने करके देखेंगे। बाकी नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, उसके अंदर में आप लोग इसकी पढ़ सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बड़ा इजी है अगर आप लोगों को रूल्स आते हैं तो। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कंसेप्ट्स को लेके कि पावर ऑफ लेंस आप लोगों से पूछ लिया जाए तो पावर ऑफ लेंस होता क्या है। तो पावर ऑफ लेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं P से, जो कि होता है हमारे पास में फोकल लेंथ का इन्वर्स। और ध्यान रखें कि फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा इसके अंदर में यूज़ की जाती है मीटर के अंदर में। तो ये फोकल लेंथ आपकी मीटर के अंदर में होनी चाहिए। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मेरे पास में मिरर था, मिरर के अंदर में जो पावर उसके निकालते थे तो क्या हुआ करता, -1/f हुआ करता था, और ये मीटर के अंदर में हुआ करता था। ये मेरे पास में मिरर की है, वहाँ पर नेगेटिव साइन आता था। यहाँ पर मेरे पास में लेंस की है, जो कि मेरे पास में जो पॉजिटिव फोकल लेंथ आती है। तो यहाँ आप लोगों को जानकारी होगी कि फोकल लेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं। जो मेरे पास में पावर आप लोग देखते हैं ना कि किसी को जो लगे होते हैं, चश्मे लगे होते हैं या नज़रों के चश्मे लगे होते हैं, तो कोई बोलता है मेरे पास में +2.5 जो पावर का है या -0.5 का मेरे पास में लेंस है। तो वो सारे किसके यूज़ किए जाते हैं, हमारे पास में पावर से कैलकुलेट करे जाते हैं। ये माइनस कहाँ से आता है, उसकी फोकल लेंथ का यूज़ करके आता है। जो मेरे पास में कॉनकेव लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ मेरे पास में पॉजिटिव होती है, और जो नेगेटिव होता है वो मेरे पास में कॉनकेव लेंस होता है। तो अगर कोई बोलता है कि -0.5 है मेरे नज़रों का जो पावर है, तो इसका डायरेक्टली मतलब नेगेटिव है, यानी कि उसके पास में आंखों पर जो लगा है वो कॉनकेव लेंस लगा हुआ। अगर बोले कि मेरे पास में +0.5 है, तो यहाँ से क्योंकि फोकल लेंथ मेरे पास में पॉजिटिव है इसकी, और जो कॉनकेव मिरर होते हैं
कॉनकेव लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ जो होती है मेरे पास में वो यहाँ पर नेगेटिव होती जो मेरे पास में नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर लेंस आप लोग देखेंगे कि -0.5 बोला तो मेरे पास में कॉनकेव लेंस उसके पास में, और +0.5 बोला तो यानी कि उसके पास में कॉन्वेक्स लेंस है उसके पास। ठीक है जी, तो ये पावर से आप इसके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में बात करें लेंस फॉर्मूला को लेकर, तो लास्ट है इसके अंदर में लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको ये फाइंड आउट करना पड़ जाए कि इमेज की पोजीशन कहाँ पर है। भाई आपको इमेज की पोजीशन पता हो, या सॉरी इमेज की पोजीशन को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में लेंस है, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ से जो फोकस है इसकी लेंथ को जो बोलते हैं ये मेरे पास में फोकल लेंथ कहलाएगी। फिर हम बात करें कि ये मेरे पास में c है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये मेरे पास में u है। यहाँ कई इमेज अगर बन रही है इसकी तो इस इमेज को हम बोलते हैं इसका v से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास में v आ गया। तो इसके लिए हम लेंस मेकर जो फॉर्मूला है वो क्या यूज़ करते हैं, 1/v माइनस 1/u दैट विल बी इक्वल टू 1/f। और जब हम लेंस, ये तो था मेरे पास में लेंस का फॉर्मूला, और मिरर के साथ में इसको कंपेयर करते हैं तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी कि वहाँ पर क्या था, मिरर के अंदर में अगर मेरे पास में लेंस के अंदर में नेगेटिव आ रहा है तो मिरर के अंदर में पॉजिटिव आ रहा है। और जब पावर के अंदर बात करते हैं तो पावर मिरर के अंदर में -1/f होती है और इसके अंदर में 1/f होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे कैसे हम इनका जो कैलकुलेशन है वो यूज़ करते हैं। विद साइन कन्वेंशन आप लोग को ये वैल्यूज़ रखनी पड़ती हैं, VUF। एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसकी साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी मैग्निफिकेशंस को लेकर। मैग्निफिकेशन यानी कितना वो उसको मैग्नीफाई कर पाएगी इमेज। तो उसके अंदर में हमने देखा था कि मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे -v/u से, किसके अंदर में, मिरर के अंदर में। और यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन को जो लेंस है उसके अंदर में यूज़ करते हैं v/u से। ये मेरे पास में लेंस के अंदर में आ जाती है। ठीक है जी, तो वो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम चीज़ें को स्मूथली पढ़ सकते हैं, कैसे हम इनको इजीली याद कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर में 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये, और आप पेशेंस के साथ में चीज़ें देखेंगे तो आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में भी चलेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती हुई चली जाएंगी। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, जहाँ पर सारी PDFs आप लोगों को दी जा रही हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर है जो 9416878402, यहाँ पर भी आप अपना कोई क्वेरी हो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।